जय हिंद। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में शुरू कर दी थी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आज हमारा आखिरी सेशन है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे मेजर इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। ये जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसको प्रिसीशन एग्रीकल्चर या इसको डिजिटल एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रिसीशन एग्रीकल्चर या फिर डिजिटल एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर होता क्या है? बेहद सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो इट इज़ बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच, जिसके तहत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, जिसके तहत डेटा ड्रिवन फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बेहद सिंपल सी दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसको प्रिसीशन एग्रीकल्चर या इसको डिजिटल एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। और दूसरा, स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच, जिसके तहत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। सवाल आता है कि कौन कौन सी की टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात की गई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके तहत सेंसर्स को यूज़ किया जाता है, ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है और अदर डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। और ये जो सेंसर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये जो ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये यूज़ किए जा रहे हैं रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करने के लिए। रियल टाइम में डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन सॉइल मॉइस्चर, ऑन वेदर पैटर्न्स, ऑन क्रॉप हेल्थ। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो मशीन लर्निंग है, इसको यूज़ किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। इसके अलावा रोबोटिक्स का यूज़ देखने को मिलता है, ऑटोमेशन का यूज़ देखने को मिलता है। बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर जो भी टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए, जैसे प्लांटिंग है, जैसे वीडिंग है, जैसे हार्वेस्टिंग है, जैसे लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट है, इन सभी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है, नए नए मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया जाता है। और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो लेबर की कॉस्ट होती है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, और दूसरा जो बड़ा फायदा होता है, एफिशिएंसी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है। ये जो रिमोट सेंसिंग है, इसके तहत जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को और डेटा को कैप्चर करते हैं। और ये जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और ये जो डेटा है, इसको यूज़ किया जाता है क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, स्ट्रेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा। जो हमारी फूड सप्लाई चेन है, उसको प्रॉपरली ट्रेस करने के लिए, उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। और इससे क्या होता है, फूड सेफ्टी जो है वो इंश्योर होती है, फूड क्वालिटी जो है वो इंश्योर होती है। तो ये सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर। इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मोटे मोटे तौर पे पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है और कौन कौन सी की टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं। ये जो स्मार्ट एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, इसके सामने बड़े चैलेंजेस क्या हैं? एक तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट देखने को मिलती है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम क्या कह रहे हैं कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है, लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सस्ती नहीं है। इनको इंस्टॉल करने के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा जो डेटा है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाती है। आजकल तो छोटे छोटे चीज़ों में डेटा लीक्स हो जाते हैं, तो एग्रीकल्चर तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा जो और भी बड़ा चैलेंज है वो है डिजिटल डिवाइड। हमारे जो फार्मर्स हैं वो डिजिटली उतने लिटरेट नहीं है कि ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको एडिक्वेटली यूज़ कर पाएँ। और फिर चौथा, इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ये भी अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका सीमलेस इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स है और इसकी वजह से आपको हर अलग चीज़ के लिए अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अगर सीमलेस इंटीग्रेशन हो तो चीज़ें ईजी हो जाएं।
तो ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं इस स्मार्ट एग्रीकल्चर के सामने, जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर खूब सारा कामकाज देखने को मिल भी रहा है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में कौन सी की टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर के सामने कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। होपफुली ये स्ट्रक्चर पूरे तरीके से आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, स्मार्ट एग्रीकल्चर की कहानी क्या है, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये फोकस करती है रीयूज के ऊपर, ये फोकस करती है रिपेयर के ऊपर, ये फोकस करती है रिफर्बिशिंग के ऊपर, ये फोकस करती है रिसाइकलिंग के ऊपर। और सर्कुलर इकोनॉमी का एम क्या होता है, इसका एम होता है कि जो वेस्ट है, जो पॉल्यूशन है, उसको एलिमिनेट करना है, उसको खत्म करना है। ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये सर्कुलर इकोनॉमी के साथ में इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये भी कुछ इन्हीं लाइंस पे ऑपरेट करता है। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर बात की जाती है रिड्यूस के बारे में, कि जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, जितना भी रिसोर्स कंजम्पशन है उसको मिनिमाइज करना है, फूड वेस्ट को रिड्यूस करना है। ये जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, इनका ऑप्टिमल यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कम यूज़ नहीं करना है, ऑप्टिमल यूज़ करना है। तो ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये भी क्या कह रहा है कि हमें एक तरीके से वेस्ट को रिड्यूस करना है, हमें एक तरीके से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन देखने को मिले रिसोर्सेज का। ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसके तहत बात की जाती है रीयूज के बारे में। जो रिसोर्सेज हैं उनको मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कंपोस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक तरीके से ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको रीयूज किया जा रहा है। इसके अलावा एनएरोबिक डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये जो एनएरोबिक डाइजेशन है, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर एग्रीकल्चर में आमतौर पर हम बात करते हैं कि वाटर को रीयूज करो, तो रीयूज वाला प्रिंसिपल भी इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में देखने मिलता है। फिर रिसाइकल, और रिसाइकल के तहत हम क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिसाइकल करके रीयूज करें, जैसे बायोफ्यूल्स के फॉर्म में। जैसे ये जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं इनको हम बार बार रीयूज करें, किसी और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें और बार बार इनको यूज करें। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। होपफुली बेसिक तौर पे ये बातचीत आपको समझ में आई होगी और बेसिक तौर पे ही आपको समझना है। अब बात आती है मेजर इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इंडिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 2015 में लाया गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। 2015 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाया गया और इसका एम क्या था, इसका एम था कि एक तो हमें क्लाइमेट रेजिलियंस को एनहेंस करना है इन एग्रीकल्चर। बाय क्लाइमेट चेंज रियलिटी है तो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट रेजिलियंस को एनहेंस करना है, वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है और ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। तो 2015 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाया गया। 2015 में ही परंपरागत कृषि विकास योजना को लाया गया और ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम के तहत जो सॉइल की न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन है, जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है, वो प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। और जब फार्मर्स को जानकारी होगी कि उनके सॉइल में
किस न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि सफिशिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि ज़्यादा है, तो वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकते हैं ऑन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, और इससे जो ओवरऑल सॉइल की हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखने को मिलती है, और ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसका एम क्या है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड करना है और जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है। फिर 2006-07 में नेशनल बैम्बू मिशन को लाया गया और इसी को फिर 2018-19 में रीस्ट्रक्चर किया गया और बुलाया गया रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन, और इसके तहत बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं जो कि प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। मोटे मोटे तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे नाम याद रखना, जैसे 2015 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाया गया, 2015 में ही परंपरागत कृषि विकास योजना को लाया गया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखने को मिलती है, रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन देखने को मिलता है जिसको 2018-19 में लाया गया। ये तो इंडिया के लेवल पे हो रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कई सारी ग्लोबल समिट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसे 2021 में यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो यूएन की फूड सिस्टम समिट है इसका एम था टू ट्रांसफॉर्म द वे द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स फूड। बेसिकली ये जो यूएन फूड सिस्टम समिट है इसका एम था कि हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, हमें रेजिलियंस के ऊपर फोकस करना है, हमें इक्विटी के ऊपर फोकस करना है। ये जो फूड सिस्टम है इसमें सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है, रेजिलियंस को प्रमोट करना है और इक्विटी को प्रमोट करना है। फिर UNFCCC की COPs देखने को मिलती हैं, और ये जो COPs हैं इनमें आमतौर पे एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कशन देखने को मिलता है। डिस्कशन देखने को मिलता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एग्रीकल्चर रोल प्ले कर सकता है, किस तरीके से हम अडेप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर से जो एमिशंस निकल के आते हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है, और किस तरीके से एग्रीकल्चर को यूज़ किया जा सकता है कार्बन को सिक्वेस्टर करने के लिए। खूब सारे डिस्कशंस एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिलते हैं COPs में। ये जो COPs हैं इनके बारे में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर ग्लोबल समिट ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को मिली, जहां बात की गई एग्रीकल्चर के बारे में, जहां बात की गई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी थी इसका एम था कि ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है या फिर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये किस तरीके से फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। 2025 में ऑर्गेनिक समिट देखने को मिली। ये जो 2025 की ऑर्गेनिक समिट है इसकी थीम क्या थी, फूड फॉर ऑल ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। और ये जो ऑर्गेनिक समिट है इसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया इन फ्यूचर ग्लोबल फूड सप्लाई। तो ऐसे बहुत सारे समिट्स जो हैं, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसके साथ ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसकी बातचीत खत्म हो गई। इनफैक्ट इसके साथ एनवायरनमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। कुछ कुछ जो करंट अफेयर्स वाली भी चीज़ें हैं उनको भी हमने इंटीग्रेट किया है। इसमें COPs एक चैप्टर और बचा हुआ है। COPs में जो लेटेस्ट पार्ट है उसको हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। बाकी एनवायरनमेंट आज खत्म हो गया है। क्या और कंटिन्यू करना है, कोई सजेशन तो बता देना, बाकी देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।